चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, चलते हैं अपनी बुक की तरफ। देखिए पहले थोड़ा सा इसको यहाँ पर बुक में देखते हैं, उसके बाद फिर हम मैप में देखेंगे हमारा न्यूक्लियर के बारे में। फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर, ठीक है। फॉसिल फ्यूल सोर्सेज जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर एनर्जी यूज एग्जॉस्टेबल रॉ मटेरियल्स, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे हमने पिछले पार्ट में बात करी थी कि जो हमारा कोल है, हमारा पेट्रोलियम है, हमारा नेचुरल गैस है, ये सारे के सारे क्या है, दीज आर योर फॉसिल्स। ये फॉसिल से बनते हैं और इसलिए ये क्या है, एग्जॉस्टेबल है, ये खत्म होने वाले हैं। क्यों है खत्म होने वाले? मैंने आपको पिछले पार्ट में ही बताया था कि इनको रिप्लेनिश होने में या इनको वापस से बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। इनका जो रिप्लेनिशमेंट रेट है वो बहुत ही स्लो है, इसलिए हम कहते हैं कि दे आर एग्जॉस्टेबल, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज आर ओनली द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। सस्टेनेबल जो है यानी कि जिनको हम लंबे टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं, जैसे कि सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल एंड बायोमास। ये कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो रिन्यूएबल हैं, यानी कि ये कभी खत्म ऐसे नहीं होने वाले, ठीक है। सोलर एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी, विंड एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो दीज एनर्जी सोर्सेज आर मोर इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक तो ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि हर जगह पर अवेलेबल है। जैसे हमने अभी तक जितने भी मिनरल्स के बारे में बात की है या जितने भी कोल, पेट्रोलियम के बारे में हम लोगों ने बात की है, वो हमने देखा कि वो देश के पूरे जगह पे नहीं है, कहीं कहीं पर है, ठीक है। लेकिन इस तरीके से सोलर का नहीं है। अब सोलर एनर्जी क्या है कि पूरे देश में आपको अवेलेबल है, विंड एनर्जी आपको पूरे देश में अवेलेबल है, ठीक है। एक चीज तो ये है, और दूसरी चीज ये है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, क्योंकि जैसे हमने देखा कोल है, कोल को जब आप जलाएंगे तो कोल से काफी सारा पॉल्यूशन होगा, पेट्रोलियम से काफी सारा पॉल्यूशन होगा। लेकिन जब आप सोलर एनर्जी को यूज कर रहे हैं या आप विंड एनर्जी को यूज कर रहे हैं तो वहां पर पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा, इट्स अ जीरो पॉल्यूशन। तो इस तरीके से ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज विल प्रोवाइड more sustained, eco-friendly, cheaper energy after the initial cost is taken care of। लेकिन इसमें क्या है कि जो इनिशियल कॉस्ट है, इस तरीके के जो प्लांट्स वगैरह सेटअप करने के लिए जो कॉस्ट है इनिशियली, वो बहुत ज्यादा है। अगर हम कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजीज डेवलप कर लें जिससे कि ये जो इनिशियल कॉस्ट है अगर वो कम हो जाए, अगर इनिशियल कॉस्ट को हम कम कर पाते हैं तो फिर ये जो एनर्जीज है ये काफी अच्छी है, बिकॉज दे आर इको फ्रेंडली और चीपर भी है। यानी कि जो इनके आप कह सकते हैं पर यूनिट कॉस्ट है वो काफी कम है। बट सिर्फ हमें ध्यान रखना है जो इनिशियल कॉस्ट है, जो हमारी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है प्लांट्स वगैरह की, अगर हम उसको हम थोड़ा सा कंट्रोल कर पाते हैं तो उसके बाद ये जो एनर्जीज है दीज आर योर वेरी रिलायबल सोर्सेज। इको फ्रेंडली भी है, नॉन कन्वेंशनल, मतलब नॉन कन्वेंशनल तो है ही, इको फ्रेंडली भी है, रिन्यूएबल भी है और चीपर भी है, ठीक है। चलिए तो इसमें हम बात करेंगे अब न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेज को लेकर। चलते हैं हम अपने मैप में जाके उसको जगह मार्क करेंगे वहां पर, फिर वापस से हम बुक में आएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज। न्यूक्लियर एनर्जी has emerged as a viable source in recent times। viable का मतलब है जिसको हम यूज कर सकते हैं, which is worth using, या जिसको यूज किया जा सकता है, that is feasible, ठीक है। इंपॉर्टेंट मिनरल्स यूज फॉर द जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी को जिससे हम बनाते हैं, जो मिनरल्स यूज होते हैं, दैट इज योर यूरेनियम एंड थोरियम, ठीक है। यूरेनियम और थोरियम का यूज होता है। यूरेनियम डिपॉजिट्स कहां पर पाए जाते हैं? दे आर इन द धारवाड़ रॉक्स। मैंने बात की थी धारवाड़ रॉक्स इज इन कर्नाटक, ठीक है। पार्ट 1 के लिए मैंने आपको बोला था आई थिंक कि धारवाड़ इज इन राजस्थान, उसको चेंज करके कर्नाटक कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। आगे देखिए, ज्योग्राफिकली यूरेनियम ओर्स आर नोन टू अकर इन सेवरल लोकेशंस अलोंग दी सिंहभूम कॉपर बेल्ट। सिंहभूम कॉपर बेल्ट हमने बात करी है, कहां पर है? चलिए आप बताएंगे इसको। मैंने ये बात करी हुई है कॉपर के लेक्चर में, अगर आप लोगों ने वो लेक्चर देखा है तो आप मुझे बताएंगे जो सिंहभूम कॉपर बेल्ट है ये कौन से स्टेट में है, ठीक है। इट इज इन विच स्टेट, ये आप लोगों के लिए सवाल है, ठीक है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन उदयपुर, अलवर एंड झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान। ये सारी जगह हम लोग देख चुके हैं। दुर्ग भी हमने देखा है, छत्तीसगढ़ में कहां पर है। भंडारा भी हमने देखा है महाराष्ट्र में, और हिमाचल में जो है दैट इज कुल्लू, ठीक है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसके बाद थोरियम कहां पर पाया जाता है? थोरियम इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोनाजाइट एंड इल्मेनाइट इन द बीच सैंड अलोंग द कोस्ट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। केरल और तमिलनाडु के तट पर जो आपकी बीच में जो सैंड पाई जाती है, ठीक है, जो रेत पाई जाती है, उसमें जो मोनाजाइट और इल्मेनाइट होता है वहां से आपको मिलता है थोरियम, ठीक है। वर्ल्ड्स रिचेस्ट मोनाजाइट डिपॉजिट जो है वो पलक्कड़ में पाए जाते हैं इन द कोल्लाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, ठीक है, नियर विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश एंड महानदी रिवर डेल्टा इन उड़ीसा। तो ये आपको कुछ ऐसे रिच एरियाज हैं जहां पर आपको वर्ल्ड के रिचेस्ट मोनाजाइट डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था 1948 में। प्रोग्रेस कुड बी मेड ओनली आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट एट ट्रॉम्बे इन 1954। बाद में जिसका नेम जो है वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क के नाम से जो आज फेमस है, ठीक है, उसको अब बना दिया गया था। 1967 में इसका रीनेम किया गया है। इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से वो आप देख सकते हैं। दैट इज तारापुर इन महाराष्ट्र, रावत भाटा नियर कोटा इन राजस्थान, कालपक्कम इन तमिलनाडु, नरोरा इन उत्तर प्रदेश यूपी, कैगा इन कर्नाटक एंड काकड़ापाड़ इन गुजरात, ठीक है।
फिलहाल इतने जितने नाम यहाँ पर दिए गए हैं इनको हम यहाँ पर मार्क करेंगे, और बाकी जो है हम इसको डिटेल में और कवर करेंगे अपने ज्योग्राफी थ्रू मैप्स की सीरीज में, जो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए पहला बना लेते हैं तारापुर इन महाराष्ट्र। जो जो हमें दिए गए हैं वो हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। दिस इज नंबर 1। नंबर 1 इज तारापुर इन महाराष्ट्र। ठीक है, नंबर 2 हमें दिया गया रावत भाटा इन कोटा, मतलब नियर कोटा इन राजस्थान, तो दिस इज योर रावत भाटा नंबर 2। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 आपको दिया गया है, दैट इज योर कालपक्कम। ठीक है, कालपक्कम इन तमिलनाडु, इसको आप लगभग यहां पर बनाइए। दिस इज नंबर 3, कालपक्कम इन तमिलनाडु। इसके बाद अगला आपको दिया गया है नरोरा इन यूपी। ठीक है, नरोरा इन यूपी को आप लगभग यहां पर बनाइएगा नंबर 4। दिस इज नरोरा इन उत्तर प्रदेश और यूपी। इसके बाद नंबर 5 में आपको दिया गया है कैगा, कैगा इन कर्नाटक। ठीक है, यहां पर गोवा से नीचे थोड़ा सा यहां पर कर्नाटक में कैगा। और नंबर 6 आपको लास्ट दिया गया है, दैट इज काकड़ापार। ठीक है, दिस इज काकड़ापार इन गुजरात। ठीक है, काकड़ापार या काकड़ापारा इन गुजरात, इसको आप लगभग बना लीजिएगा यहां पर। ठीक है, दिस इज नंबर 6। तो ये जो नंबर 6 है जो यहां पर दिए गए हैं बुक में, वो हमने लिख लिए हैं। नंबर 1 इज इन तारापुर इन महाराष्ट्र, नंबर 2 इज रावत भाटा नियर कोटा इन राजस्थान, नंबर 3 इज कालपक्कम इन तमिलनाडु, नंबर 4 इज नरोरा इन यूपी, नंबर 5 इज कैगा इन कर्नाटक एंड नंबर 6 इज काकड़ापार इन गुजरात। ठीक है, ये हमने 5-6 यहां पर लिख लिए हैं। बाकी हम इसको मैं फिर से कहूंगा कि एग्जॉस्टिव तरीके से अगर कोई और भी होंगे तो हम वो कवर करेंगे अपने ज्योग्राफी थ्रू मैप्स की सीरीज में। ठीक है, जो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, चलिए वापस से बुक की तरफ चलते हैं और जो रिसोर्सेज के बारे में वहां पर बात की गई है उनको हम वहां से कवर कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, सोलर एनर्जी, सन्स रेज टैप्ड इन फोटोवोल्टेइक सेल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है, जो फोटोवोल्टेइक सेल्स में जिससे हम सन रेज को टैप करते हैं उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में, और उसी को बोला जाता है सोलर एनर्जी। The two effective processes considered to be very effective to tap solar energy are photovoltaics है एक, और दूसरा है solar thermal technology। solar thermal technology क्या है, उसमें has some relative advantages over all other non renewable energy sources। इसके कुछ फायदे हैं। It is cost competitive, ठीक है, यानी कि कॉस्ट इसकी काफी कम है, environmental friendly है and easy to construct। solar energy जो है वो 7% ज्यादा इफेक्टिव है देन कोल और ऑयल बेस्ड प्लांट्स। ठीक है, और 10% ज्यादा इफेक्टिव है न्यूक्लियर से भी। तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा इफेक्टिव है सोलर एनर्जी। इसका यूज क्या है, इट इज जनरली यूज्ड मोर इन अप्लायंसेज लाइक हीटर्स, क्रॉप ड्रायर्स, कुकर्स एक्सेट्रा। इन जगहों पर इनका यूज होता है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है हैज ग्रेटर पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी इन गुजरात एंड राजस्थान। तो ध्यान रखिएगा, गुजरात एंड राजस्थान जो है वो सबसे ज्यादा इसमें जहां पर पोटेंशियल है सोलर एनर्जी का वो यहां पर है। ठीक है, और इंडिया में एक इंडियन सोलर अलायंस, सॉरी इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो भी एक सेटअप हुआ है अभी कुछ टाइम पहले, वो सोलर एनर्जी को लेकर ही है। उसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, वो कहां है वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, इंडिया में है तो कहां है, और इंडिया में नहीं है तो फिर बाहर कहां है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं विंड एनर्जी। विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा, ये भी काफी एक अच्छा आप कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी है। इट इज एब्सोल्युटली पॉल्यूशन फ्री, क्योंकि हवा से पॉल्यूशन कहां से होगा। ठीक है, और इनएग्जॉस्टिबल भी है क्योंकि हवा हमेशा चलती रहेगी। द मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी कन्वर्जन फ्रॉम ब्लोइंग विंड इज सिंपल। सिंपल मैकेनिज्म है। जो काइनेटिक एनर्जी होगी विंड की, उसको हम टर्बाइंस के यूज से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी चल है जो मतलब उसमें जो गति की वजह से होती है। ठीक है, दैट इज योर वेलोसिटी की वजह से, जो विंड की जो वेलोसिटी है उसकी वजह से जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का यूज करके हम लोग अपनी टर्बाइंस रोटेट करेंगे, और टर्बाइंस को हम रोटेट करके जनरेटर के थ्रू फिर जो बिजली है वो पैदा कर लेंगे। ठीक है, द परमानेंट विंड सिस्टम सच एज ये ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और सीजनल विंड्स लाइक मॉनसून हैव बीन यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब पूरी की पूरी ज्योग्राफी आप लोगों की फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो आप लोगों को ट्रेड विंड्स कौन सी होती हैं, कहां पर बहती हैं, वेस्टर्लीज कहां पर होती हैं, किस तरीके से बहती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और सीजनल विंड स्पेसिफिकली मॉनसून भी। ठीक, बिसाइड्स दीज लोकल विंड्स लैंड एंड सी ब्रीज कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। लैंड ब्रीज, सी ब्रीज क्या होती है ये भी अब आप लोगों को पता होगा। इंडिया हैज ऑलरेडी स्टार्टेड जनरेटिंग विंड एनर्जी इन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। फेवरेबल कंडीशंस फॉर विंड एनर्जी एग्जिस्ट। तो इन जगहों पर जो है वो विंड एनर्जी को यूज किया जा रहा है, इनके लिए फेवरेबल कंडीशंस है, क्योंकि यहां पर क्या है कि जो विंड्स वगैरह है वो काफी तेज है। ठीक है, और स्पेसिफिकली आप देखेंगे सारे के सारे जो रीजन है दे आर द कोस्टल पार्ट, जैसे कि राजस्थान। ठीक है, मतलब राजस्थान आपका आप कह सकते हैं कि वहां पर जो रेगिस्तान वगैरह है वहां पर काफी तेज हवा रहती है। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, दीज ऑल आर योर कोस्टल रीजन। तो यहां पर जो है वो हवा काफी ज्यादा चलती है, इस वजह से यहां पर पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है।
ठीक है। इसके बाद अगला हम बात कर लेते हैं टाइडल एंड वेव एनर्जी। ओशियन करंट्स आर द स्टोर हाउस ऑफ इनफाइनाइट एनर्जी। जो ओशियन करंट्स होते हैं उनमें काफी ज्यादा एनर्जी होती है। सिंस द बिगिनिंग ऑफ द 17th एंड 18th सेंचुरी persistent efforts were made to create more efficient energy system from the ceaseless tidal waves and ocean current। क्योंकि टाइडल वेव्स जो है, जो हमारी ज्वार भाटा होती है, टाइड्स होती है, ये आपको पता है कभी खत्म नहीं होने वाली है, रेगुलर है। ओशियन करंट्स भी आपके रेगुलर है, तो इनसे जो है आप एनर्जी का यूज कर सकते हैं और इनमें काफी ज्यादा एनर्जी होती है, उसको हम लोग हार्नेस करके उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लार्ज टाइडल वेव्स आर नोन टू अकर अलोंग द वेस्ट कोस्ट। जो हमारा वेस्ट कोस्ट है, महाराष्ट्र वाला, गुजरात, कर्नाटक, केरला, उस तरफ, ठीक है। हेंस इंडिया हैज ग्रेट पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टाइडल एनर्जी अलोंग द कोस्ट, बट सो फार दीज हैव नॉट बीन यूटिलाइज। लेकिन अभी तक बहुत ज्यादा इसका यूटिलाइजेशन जो है वो नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका हम यूज जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जियोथर्मल। जियोथर्मल आप वर्ड से ही क्लियर है, जियो मतलब होता है आपका अर्थ, ठीक है, और थर्मल का मतलब है गर्मी, यानी कि जो अर्थ के अंदर से जो गर्मी निकल रही है उसका यूज हमने करना है, ठीक है। व्हेन द मैग्मा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कम्स आउट ऑन द सरफेस, ट्रिमेंडस हीट इज रिलीज। जो मैग्मा होता है वॉल्केनो से जो निकलता है, जब वो आपका बाहर आता है तो उसमें काफी ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा गर्म होता है वो। तो दिस हीट एनर्जी कैन सक्सेसफुली बी टैप्ड एंड कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस गर्मी का हम लोग जो है इस हीट एनर्जी का यूज करके उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, द हॉट वाटर दैट गशेज आउट थ्रू द गीजर वेल्स इज ऑल्सो यूज्ड इन द जनरेशन ऑफ थर्मल एनर्जी, ठीक है। जो आपका हॉट वाटर निकलता है गीजर्स से, ठीक है, गीजर्स बेसिकली होते हैं जो जमीन के अंदर से गर्म पानी जैसे बाहर निकलता है, उसका भी जो है यूज किया जा सकता है फॉर द जनरेशन ऑफ थर्मल एनर्जी, ठीक है। इट इज पॉपुलरली नोन एज जियो थर्मल एनर्जी। मैं फिर बोल रहा हूं कि जियो का मतलब हो गया अर्थ और थर्मल का मतलब है हीट। तो जो गर्मी, जो हीट जो है वो जो अर्थ से आपको मिल रही है, दैट इज योर जियो थर्मल एनर्जी, ठीक है। दिस एनर्जी इज नाउ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द की एनर्जी सोर्सेज विच कैन बी डेवलप्ड एज एन ऑल्टरनेट सोर्स, ठीक है। ये एक बहुत की एनर्जी सोर्स जो है वो डेवलप इसको किया जा सकता है। द हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर्स आर बीइंग यूज्ड सिंस मेडिवल पीरियड। इसका यूज जो है वो काफी पहले से हो भी रहा है। इंडिया में अगर हम बात करें तो एक जियो थर्मल एनर्जी प्लांट जो है मणिकारण इन हिमाचल प्रदेश में इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला देखेंगे, दैट इज योर लास्ट वन विच इज बायो एनर्जी। बायो एनर्जी क्या है? बायो एनर्जी रेफर्स टू द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स विच इंक्लूड्स एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज, म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्ट, ठीक है, जो हमारा वेस्ट वगैरह है उससे। एंड बायो एनर्जी इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जन। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी और गैस फॉर कुकिंग, ठीक है। जैसे मैं आपको सबसे बढ़िया का एग्जांपल बताऊं, आप लोगों ने देखा होगा गोबर गैस प्लांट जो होते हैं, ठीक है, दैट इज योर बायो एनर्जी ओनली, कि जहां पर हम लोग अपना जो एनिमल रेसिड्यू है, जो हमारा एग्रीकल्चर रेसिड्यू है, उसको हम लोग गोबर गैस का जो प्लांट होता है या इसको बायोगैस प्लांट भी बोला जाता है, उसके थ्रू हम लोग वहां से कुकिंग गैस, ठीक है, जो हमारी घरों में खाने के लिए, खाना पकाने के लिए जरूरत होती है, वो हमें मिलती है। इट विल ऑल्सो प्रोसेस द वेस्ट एंड गार्बेज एंड प्रोड्यूस एनर्जी। दिस विल इंप्रूव द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ रूरल एरियाज इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज में जो लोगों की रूरल एरियाज में जो लोगों की लाइफ है, जो आर्थिक जिंदगी है, वो भी इससे बेहतर बनेगी। पॉल्यूशन कम होगा, सेल्फ रिलायंस बढ़ेगा, यानी कि जिसको लेकर आजकल बात बहुत ज्यादा की जा रही है, आत्मनिर्भरता, ठीक है, आत्मनिर्भरता इससे बढ़ेगी। और प्रेशर जो है वो फ्यूल वुड पर कम पड़ेगा, क्योंकि रूरल एरियाज में हम लोगों ने पहले भी बहुत जगह बात की हुई है कि एग्रीकल्चर के ऊपर या आप कहें कि फॉरेस्ट के ऊपर जो प्रेशर है वो फ्यूल वुड को लेकर भी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आपको पता है कि ज्यादातर गैस वगैरह की व्यवस्था नहीं है, तो लोगों को खाना वगैरह बनाने के लिए लकड़ी वगैरह जो है वो तोड़ के लानी पड़ती है, और उससे क्या है कि फ्यूल वुड को लेकर या जो स्मॉल टिम्बर होता है उसको लेकर एग्रीकल्चर के ऊपर कहें या आप कहें कि फॉरेस्ट के ऊपर जो है वो प्रेशर काफी ज्यादा पड़ता है। तो अगर हम इस तरीके का यूज करेंगे तो इससे भी काफी ज्यादा फायदा जो है वो होगा। वन सच प्रोडक्ट कन्वर्टिंग म्युनिसिपल वेस्ट इनटू एनर्जी इज ओखला इन दिल्ली, ठीक है। ओखला दिल्ली में इस तरीके का एक प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है, जिससे हम लोग क्या है कि जो म्युनिसिपल वेस्ट है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद इसका लास्ट सेक्शन दिया गया, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, की जो मिनरल रिसोर्सेज है उनको हमें क्या करना है, बचाना है, कंजर्व करना है। द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ क्वेस्ट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल कंसर्न्स, ठीक है। अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, ये वर्ड भी हम लोग बहुत ज्यादा बार सुन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है, जिसको बोला जाता है हिंदी में, अगर आप इसका अर्थ देखेंगे तो इसको बोला जाता है धारणीय विकास, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने दिनचर्या में जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ आप तक सीमित नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फोकस्ड ऑन द फ्यूचर जनरेशन एज वेल, कि हम जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कर रहे हैं, एनवायरमेंट को हम जितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमें यह ध्यान रखना है कि हमें अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी एनवायरमेंट को, पर्यावरण को छोड़ के जाना है। कम से कम
बेहतर अगर हम नहीं भी बनाते हैं तो उतना तो एटलीस्ट छोड़ के जाएं जितना हमने अपने पूर्वजों से लिया है। ठीक है, तो ये हमारी एक आप कह सकते हैं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या मॉरल ऑब्लिगेशंस है कि एनवायरमेंट को या इतना नुकसान पहुंचाएं, या आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इस तरीके से करें कि सिर्फ अपना भला ना हो, आने वाली पीढ़ी का भी ध्यान हम लोग रखें। दैट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब होगा? जब हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ हम एनवायरमेंटल कंसर्न्स का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ रिसोर्स यूज रिजल्ट इनटू जनरेटिंग एनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ वेस्ट एज वेल एज क्रिएट अदर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग मिनरल्स का यूज कर रहे हैं, जैसे कोल की हम बात करें, पेट्रोलियम की हम बात करें, तो वहां पर क्या है कि उससे पॉल्यूशन काफी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अगर हम कोल वगैरह की बात करते हैं तो काफी ज्यादा वेस्ट वगैरह जो है, ऐश वगैरह भी काफी उससे प्रोड्यूस हो रही है। तो इसलिए जरूरत यह है कि हम आने वाली जनरेशन का ध्यान रखते हुए या आने वाली जनरेशन के लिए एनवायरमेंट का ध्यान रखते हुए अपने जो सोर्सेज है उनको थोड़ा सा डाइवर्ट करें। ठीक है, हेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। पहली बात तो यह है कि रिसोर्सेज को भी कंजर्व करना जरूरी है ताकि आने वाले समय के लिए ऐसा ना हो कि ये चीजें खत्म हो जाए। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व द रिसोर्सेज। द अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि सोलर पावर है, विंड है, वेव है, जियोथर्मल आर इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, तो इनका हम लोग जो है वो यूज कर सकते हैं एंड दीज शुड बी डेवलप टू रिप्लेस दी एग्जॉस्टेबल सोर्सेज। जैसे कोल, पेट्रोलियम वगैरह है, उनकी जगह हम लोग अगर इनका यूज करना सीख जाएं या इसका हम इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप कर दें जिससे हम सोलर एनर्जी को, विंड एनर्जी को जो है एज अ मेन स्ट्रीम एनर्जी यूज करने लगे, ठीक है, तो ये काफी ज्यादा फायदे की चीज होगी। इन केस ऑफ मेटालिक मिनरल्स की अगर हम बात करें तो यूज ऑफ स्क्रैप मेटल विल इनेबल रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, जो स्क्रैप मेटल होता है यानी कि जिसका यूज हम नहीं कर सकते, एक तरीके से जो बर्बाद हो जाता है, उसको भी अगर हम रिसाइकिल करके यूज करने लगे तो वो अच्छा है। ठीक है, यूज ऑफ स्क्रैप इज स्पेशली सिग्निफिकेंट इन मेटल्स लाइक कॉपर, लेड एंड जिंक इन विच इंडिया रिसोर्सेज आर मीगर। हमने बात की थी, हमने कॉपर की बात की थी कि कॉपर इंडिया में बहुत कम पाया जाता है। सिमिलरली जो लेड है, जो आपका जिंक है, ये भी इंडिया में बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके के मिनरल्स के लिए जिनका इंडिया में रिजर्व कम है, हम क्या कर सकते हैं कि हम स्क्रैप का यूज कर सकते हैं। स्क्रैप का मतलब है जो हमारा वेस्ट है उसका हम यूज कर सकते हैं ताकि हम रिसाइकिल उसको कर पाए। ठीक है, इसके बाद जो स्कार्स मेटल्स हैं यानी कि जो कम मात्रा में पाए जाते हैं, उनके लिए हम कुछ सब्सटीट्यूट्स यानी कि जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनका यूज हम कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि इनका जो कंजम्पशन है वो कम होगा। एक्सपोर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड स्कार्स मिनरल्स मस्ट बी रिड्यूस्ड। ठीक है, इनका जो निर्यात है, किसका, जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं जो यानी कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो स्कार्स हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं, उसको कम किया जाना जरूरी है, उसके निर्यात को कम किया जाना जरूरी है ताकि जितना भी हमारे पास एग्जिस्टिंग रिजर्व है उसको हम खुद यूज कर पाएं और लंबे समय तक यूज कर पाएं। क्योंकि पहली बात तो यह है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद उनका जो डिपॉजिट्स है, जो उनके रिजर्व्स है वो कम है, और उसमें से भी अगर हम उसको निर्यात कर देंगे तो फिर वो चीज जो है मतलब हमारे लिए कम पड़ जाएगी, है ना। तो इसलिए उसका रिसोर्सेस को हम इस तरीके से यूज करें कि अपने लिए ज्यादा यूज करें और उसका जो एक्सपोर्ट वगैरह है, जो निर्यात वगैरह है, वो कम करें। ठीक है, चलिए, तो ये चैप्टर यहां पर कंप्लीट होता है। अगले पार्ट में अब हम जो है अगला चैप्टर नंबर 8 जो है वो स्टार्ट करें।